चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग फैमिली लॉ का रैपिड रिवीजन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग मुस्लिम लॉ से। मुस्लिम लॉ में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, इसीलिए आज हम लोग शुरुआत मुस्लिम लॉ से करेंगे। उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट केस लॉ है उसको डिस्कशन करते जाएंगे। मुस्लिम मुस्लिम कैसे बना जा सकता है, मुस्लिम कौन होता है? तो एक होता है जो बाय बर्थ, सेकंड कैसे होगा रिलीजियस, कन्वर्जन के द्वारा। दो टाइप से आप मुस्लिम बन सकते हैं, ठीक है। इस पर एक फेमस केस है भैया बहादुर, भैया शेर बहादुर वर्सेस भैया गंगा बख्श। इस केस में क्या कहा गया था? 1914 का केस है, सी भी है साथ में। 1914 का ये केस है। इस केस में क्या कहा गया था? इस केस में कहा गया था कि यदि पेरेंट्स में एक मुस्लिम हो, एक मुस्लिम और सेकंड नॉन मुस्लिम हो, और इन दोनों से जो चाइल्ड होता है वह क्या होगा, ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो इन दोनों से हुआ चाइल्ड क्या होगा? तो इस पर कोर्ट ने यह डिसीजन दिया था कि अगर इस चाइल्ड का पालन पोषण, क्या है, पालन पोषण किस तरीके से किया गया हो, मुस्लिम तरीके से, मुस्लिम रीति रिवाज के थ्रू किया गया हो, तो यह बच्चा कस्टम के थ्रू किया गया हो, ट्रेडिशन के थ्रू, कस्टम, तो यह बच्चा क्या कहलाएगा? मुस्लिम कहलाएगा, ठीक है। अगर बच्चे का लालन पालन किसके थ्रू किया गया हो, मुस्लिम लॉ के थ्रू किया गया हो, तो बच्चा मुस्लिम कहलाएगा। इस पर एक और फेमस केस है सरला मुदगल वर्सेस भारत संघ और लिली थॉमस का बाद। एक और सेकंड केस है लिली थॉमस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? इन दोनों केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन किया कि धर्म का परिवर्तन करने के लिए, नामकवाद में धर्म का परिवर्तन सिर्फ करने के लिए मना स्थिति का आवश्यक होना जरूरी है। इन दोनों केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि चेंज अगर आप कर रहे हो, रिलीजियस चेंज कर रहे हो, तो उसके लिए मेंसरिया होना जरूरी है, मना स्थिति होना जरूरी है, आस्था होना जरूरी है। किस चीज को इंपॉर्टेंट बनाया गया? मना स्थिति को, मेंसरिया को, ठीक है, विश्वास को, बिलीव को। सिर्फ, और यह भी सख्ती से कहा गया कि सिर्फ किसी एक धर्म में उसके से होने वाले, सिर्फ अगर कोई लाभ के लिए, कोई किसी धर्म में कोई लाभ दिया जा रहा है, उसके लिए धर्मांतरण किया जाता है, तो वह मान्य नहीं होगा, लाभ के लिए इनवैलिड होगा, वैलिड माना जाएगा कन्वर्जन, ठीक है। अब देखते हैं मुस्लिम होने की कसौटी क्या है। मुस्लिम होने की कसौटी क्या है? फर्स्ट है नमाज, नमाज फर्ज बनाया गया है। सेकंड रोजा, थर्ड ज़कात, फोर्थ हज। ठीक है,
कितने पे हो गए मुस्लिम के लिए? नमाज, रोजा, हज, जकात। जकात और हज ये सब मुस्लिम होने की कसौटी है। कोई भी मुस्लिम इन सबको फॉलो करता है। जो इन सबको फॉलो करता है वह क्या होगा? मुस्लिम होगा। यहीं पर देखेंगे मुस्लिम की कितनी शाखाएं हैं। शाखाएं 2 शाखाएं हैं, सबको पता है। एक सुन्नी, दूसरा शिया। 2 और एक 3 भी है, सॉरी। यहाँ पर इसको यहाँ लिखते हैं। शिया एक है, तीसरा मुतजिला। अब इसके कितने टाइप है? सुन्नी में भी कितने टाइप के हैं? एक है हनाफी, सेकंड है मालिकी, थर्ड है शैफई, फोर्थ है हनबली। शिया में असना असारिया, असना अशारिया, सेकंड है जैदिया, और एक है असना अशारिया हो गया, जैदिया हो गया, और एक है इस्माइलिया। इस्माइलिया, ठीक है। मुस्लिम विधि की शाखाएं मेन सुन्नी और एक शिया और एक मुताजिला। सुन्नी हनाफी में बटा है, मालिकी में बटा है, शैफई में बटा है, हम्बली में बटा है, और शिया अथना अशारिया में बटा है, जैदिया में बटा है, इस्माइलिया में बटा हुआ है। एक हो गया हनाफी, मालिकी, शफई, हनबली। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मुस्लिम विधि के स्रोत। यहाँ आप लोग एक कुरान भी ऐड कर सकते हैं। कुरान, फाइव पिलर माना जाता है। कितना पिलर? कुरान, नमाज, रोजा, हज, जकात। मुस्लिम होने के लिए 5 पिलर कहा जाता है। मुस्लिम होने का पिलर, पिलर का मतलब स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं मुस्लिम विधि के स्रोत। सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ। कितने सोर्सेस हैं? एक फर्स्ट हो गया आपका प्राथमिक, दूसरा हो गया द्वितीयक। प्राथमिक को क्या कहा जाता है? मूल स्रोत भी कहा जाता है, और द्वितीयक को क्या कहा जाता है? गौण स्रोत भी कहा जाता है। प्राथमिक में कौन कौन से आ जाएंगे? प्राथमिक स्रोत में आपको आ जाएंगे सबसे पहला कुरान, अहादीस, सुन्नत, सुन्ना, इज्मा और क्यास है। ये हो गया। द्वितीय या गौण में कौन कौन से आ जाएंगे? तो आपको आ जाएंगे न्यायालय के निर्णय और रीति रिवाज। न्यायिक निर्णय
और रीति रिवाज। अब देखते हैं विधान जिसको कहा जाता है और एक रूढ़ी भी आती है। न्यायिक निर्णय हो गया, रीति रिवाज को रूढ़ी कहेंगे, और एक विधायन जो लॉ बनाया गया है, बनाया जाता है। तो द्वितीयक में 3 आ गए। चलिए अब देखते हैं कुरान हो गया। अहादीस कितने टाइप का होता है ये देख लेते हैं। अहादीस 3 टाइप्स के होते हैं। कौन सा? अहादीस मशहूर, अहादीस मशहूर, सेकंड हो गया अहादीस मुतवातिर, थर्ड हो गया अहादीस वाहिद। वाहिद सुन्नत कितने टाइप का हो गया? सुन्नत, सुन्नतुल फेल, सुन्नत उल फैल, सुन्नतुल कौल, कौल, और एक है सुन्नतुल तकरीर। तकरीर क्लियर है? अब यहां देख लेते हैं अहादीस मुतवातिर क्या थे। ये वह प्रवचन थे या जो मुतवातिर जो थे यह क्या थे? यह अहादीस मुतवातिर जो थे यह सर्वव्यापी ऐसे वचन थे जो सर्वव्यापी थे, जिनको सभी लोग मानता था। अहादीस क्या है? अहादीस वो चीज है जिसको मोहम्मद साहब ने कहा कि ऐसा करो, वह अहादीस है। ठीक है, यह सर्वव्यापी, इसको ज्यादा लोग मानते थे, सर्वव्यापी। मशहूर क्या था? ज्यादा लोगों में प्रचलित था, प्रचलित। और अहादीस उल वाहिद ऐसे प्रवचन थे जो किसी खास वर्ग के लिए कहा गया था, खास वर्ग के लिए प्रवचन दिया गया था। खास वर्ग, या कैसे अहादीस में किसके, किसी खास वर्ग के बारे में प्रवचन किया गया है। इसमें सर्वव्यापी जो सभी के लिए, और यह ज्यादातर प्रचलित लोगों के लिए। इसी तरीके से यह सुन्नतुल फेल है, जो पैगंबर द्वारा। सुन्नत क्या होता है? जो मोहम्मद साहब ने आचरण किया, जो कंडक्ट किया, वह क्या कहलाता है? जो उन्होंने कहा वह क्या हो गया? अहादीस। जो उन्होंने किया वह क्या हो गया? सुन्नत। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। जो उन्होंने कहा वो क्या माना गया? अहादीस। उन्होंने कहा शराब हराम है, तो वह क्या हुआ गया? अहादीस। सुन्नत क्या हुआ? उन्होंने जो कंडक्ट किया, जो आचरण किया, वह सुन्ना हो जाएगा, सुन्नत हो जाएगा। ठीक है, सुन्ना और सुन्नत दोनों कहा जाता है। इसमें पैगंबर द्वारा, सुन्नतुल फेल में पैगंबर द्वारा स्वयं किया जाने वाला आचरण था। पैगंबर साहब द्वारा किया गया आचरण, पैगंबर आचरण। सुन्नतुल कौल में पैगंबर द्वारा ऐसे आचरण जिसको पैगंबर साहब ने क्या किया था? मान्य किया था। और ये तकरीर में क्या हो जाएगा? ऐसे आचरण जिसको मुख सहमति प्राप्त थी, मुख सहमति प्राप्त थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं निकाह। चलिए देखते हैं निकाह। निकाह क्या होता है?
मुस्लिमों में जो शादी की जाती है उसे निकाह कहा जाता है। क्या है? निकाह है। मैरिज, मैरिज भी लिख सकते हैं। मैरिज को क्या कहा जाता है? निकाह कहा जाता है। यह कितने टाइप का होता है? तो यह 3 टाइप का होता है। एक सही, दूसरा बातिल, तीसरा फासिद। फासिद। सही क्या है? सही निकाह किसे कहेंगे? जिसमें सारे रीति रिवाज पूरे किए गए हों। बातिल जो इनवैलिड हो, और फासिद जो बाद में सही बनाया जा सकता है। मैरिज पर फेमस केस है, केस का नाम है शबरू निशा वर्सेस शब्दू शेख। एक और फेमस केस है अब्दुल कादिर वर्सेस मुसम्मात सलीमा। इस केस में क्या कहा गया? निकाह जो है वह क्या है? सिविल संविदा है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। और इस केस में क्या कहा जाएगा? कहा गया था कि यह सेल के निकाह जो है वह एक टाइप का सेल है। इसकी प्रकृति कैसे है? निकाह की प्रकृति की बात करें, निकाह की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है? जैसे हिंदू मैरिज में हम लोग पढ़ते हैं तो उसकी प्रकृति क्या है कि वह एक संविदा है, साथ में संविदा के साथ साथ जो है इसमें धार्मिक संस्कार भी है। संविदा के साथ साथ ये एक धार्मिक संस्कार है। और मुस्लिम हिंदू लॉ में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि विवाह जो है वह एक धार्मिक संस्कार है, लेकिन निकाह की प्रकृति संविदा प्लस धार्मिक संस्कार है। यह किस केस में कहा गया था यह भी देख लीजिए। यह बात कही गई है, यह बात कही गई है अनीस बेगम वर्सेस मोहम्मद इस्तफा हुसैन। मोहम्मद इस्तफा हुसैन। सारे इंपॉर्टेंट केस हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। पहले निकाह की प्रकृति क्या मानी जाती थी? पहले मानी जाती थी कि यह एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन बाद में वक्त के साथ साथ इसको डिस्क्राइब किया गया और कहा गया कि यह सिर्फ सिविल संविदा ही नहीं है बल्कि इसमें धार्मिक संस्कार भी है, और यह सेल तो बिल्कुल भी नहीं है। निकाह के आवश्यक तत्व क्या हो गए? प्रकृति के साथ साथ निकाह के आवश्यक तत्व आवश्यक तत्व क्या क्या हो जाएंगे? पक्षकार की सक्षमता, पक्षकार जो हो वो कॉम्पिटेंट हो, जिसकी शादी हो रही है, स्वतंत्र सहमति,
आवश्यक औपचारिकताएं, औपचारिकताएं, और एक और हो गया निषेध है। इसमें बताया गया है कि निषेध मतलब प्रोहिबिटेड, जिसमें शादी नहीं की जा सकती है। जिन रिलेशन को प्रोहिबिटेड किया गया है उसमें किया गया निकाह इनवैलिड होगा, बातिल होगा। निषेध जो है वो किन रिलेशन में किया गया है, इसको अगर अलग से हम लोग निषेध को देखते हैं। निषेध या प्रोहिबिटेड किन रिलेशन में किया गया है? एक कराबत हो गया, दूसरा मुशारत हो गया, तीसरा रेजा हो गया। इन रिश्तों में किया गया निकाह इनवैलिड होगा। अब ये कराबत क्या है, इसके अंतर्गत कैसे रिलेशन आते हैं, तो इसमें कहा गया है कि पूर्वज एंसेस्टर्स चाहे कितनी भी ऊंची पीढ़ी का हो, चाहे कितनी भी नीची का हो, मतलब कि जो पीढ़ी है, पूर्वज जो पूर्वज है वो चाहे कितने भी ऊंचे पीढ़ी का हो, चाहे कितने भी नीचे पीढ़ी का हो, इसमें किया गया निकाह इनवैलिड होगा। ठीक है। मुशारत क्या है? पति या पत्नी के पूर्वज, इसमें आ गया पति या पत्नी के पूर्वज। पत्नी या पति के पूर्वज चाहे कितनी भी उच्च पीढ़ी के हो, मुस्लिम पुरुष, इसमें बहुत सारे रिलेशन दिया गया है। बस आप इतना समझिए कि इसको जब डीप में पढ़े होंगे तो आप लोग पढ़े होंगे पत्नी या पति के पूर्वज, चाहे वह कितने भी उच्च पीढ़ी के हो या निम्न पीढ़ी के हो, उनमें किया गया निकाह मान्य नहीं होता है, वैलिड नहीं होता है। रेजा संबंध कौन सा होता है? रेजा का अगर कोई बच्चा किसी लेडीज, इसको कहते हैं धात्र संबंध है, समझ गए? धात्र संबंध है मतलब कि कोई बच्चा अगर किसी लेडीज से फीडिंग करता है तो वह उससे जो उसकी मदर होगी, जो फीडिंग कराई है, वह उसकी धात्र माँ होगी। ठीक है। इस संबंध को रेजा कहते हैं। इसमें भी निकाह पूर्णता निषेध माना जाता है, धात्र संबंध है। अब है इद्दत। इद्दत क्या होता है? ऐसी पीरियड होती है, एक पीरियड है जिसमें कोई लेडी निकाह नहीं कर सकती, निकाह नहीं कर सकती, उसे इद्दत कहा जाता है। अब ये कितने तरीके से होता है? इद्दत की अवधि क्या होती है? इद्दत दो तरीके से हो सकता है। एक, अगर उस लेडी के हस्बैंड ने क्या दिया हो, तलाक दे दिया हो, तब उसे इद्दत का पालन करना होगा। दूसरा, जब उसके हस्बैंड की डेथ हो गई हो, मृत्यु। इद्दत का पालन कब कब करना पड़ता है किसी लेडी को? जब उसकी तलाक हो गई हो और जब उसके शौहर की मृत्यु हो गई हो, डेथ हो गई हो। इद्दत की अवधि क्या होगी? दोनों कंडीशन में अलग अलग है। यदि विवाह का विघटन जो है तलाक के थ्रू हुआ है, डिवोर्स के थ्रू हो गया है, तो पालन कितना करना पड़ेगा? इसी से क्वेश्चन पूछता है। 3 मंथ।
अगर लेडीज जो है प्रेग्नेंट है, तब उसकी ड्यूरेशन बढ़ जाएगी जब तक डिलीवरी ना हो। तब तक ये जो 3 मंथ था ये बढ़ करके डिलीवरी तक चला जाएगा। और मृत्यु होने पर 4 मंथ 10 डेज। इसमें भी वही है, अगर लेडी प्रेग्नेंट होती है तो फिर डिलीवरी तक ये पीरियड बढ़ जाएगी। यहाँ पे एक और कंडीशन है, मान लीजिए किसी लेडी का डिवोर्स हो गया, ठीक है, अगर उसका 3 मंथ कंप्लीट होने वाला है, इसी बीच इसके हस्बैंड की जो डिवोर्स दिया था उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर यह बढ़ के कितना हो जाएगा, फिर ये 4 मंथ 10 डेज आगे एक्सटेंड कर जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक और फेमस केस है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। झांडू वर्सेस हुसैना बीबी। इस केस में क्या कहा गया, इस केस में कहा गया था कि यदि कौन तलाक दे दिया गया हो, तलाक एहसन दिया गया हो, तलाक के टाइप में आप लोग पढ़े होंगे, तलाक एहसन दिया गया हो, और इस बीच हस्बैंड जो है जैसे ही तलाक एहसन में क्या होता है, एक बार तलाक का घोषणा की जाती है। घोषणा जो है वह कितनी बार की जाती है, एक बार। जैसे ही एक बार घोषणा की गई, वहीं से क्या होता है, लेडीज का क्या शुरू हो जाता है, इद्दत शुरू हो जाता है। सेम डे से इद्दत स्टार्ट हो जाता है। जब 3 मंथ कंप्लीट होता है, 3 मंथ कंप्लीट होता है तो इद्दत समाप्त हो जाता है, और इसी बीच अब ये जो तलाक एहसन है वह इरेवोकेबल हो जाता है। क्या हो जाता है, इरेवोकेबल हो जाता है। आया समझ में। तलाक एहसन, जब तलाक पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से समझाएंगे। तलाक एहसन में घोषणा कितनी बार की जाती है तलाक की, सिर्फ एक बार। जैसे एक बार घोषणा की गई तो तलाक उसी टाइम से लेडीज का क्या स्टार्ट हो गया, इद्दत स्टार्ट हो गया। और कब तक रहेगा, 3 मंथ। 3 मंथ के बीच में हस्बैंड चाहे तो क्या कर सकता है, स्पष्ट घोषणा द्वारा तलाक को निरस्त कर सकता है। कैसे, चाहे तो वह कह सकता है कि घोषणा स्पष्ट घोषणा द्वारा तलाक को कह सकता है कि मैं तलाक वापस लेता हूं, या कुछ भी ऐसा स्पष्ट घोषणा द्वारा तलाक वापस ले लेता है। तलाक तो 3 मंथ के पीरियड के भीतर अगर ये चीज हो जाता है तो तलाक इरेवोकेबल नहीं होगा, ठीक है। अगर 3 मंथ बीत गया तो अब ये तलाक जो था ये इरेवोकेबल हो जाएगा। मतलब कि अब ये इसको खंडित नहीं किया जा सकता। 3 मंथ के बीच में क्या था, रिवोकेबल है। ये 3 मंथ के पीरियड में क्या है, ये तलाक रिवोकेबल है। तो अब इसमें कहा गया है, इस केस में कहा गया था कि तलाक एहसन में हस्बैंड अगर तलाक दे देता है तो तलाक निरस्त कर सकता है। अगर तिहरा तलाक दिया हो, अगर तलाक हसन दिया गया हो तो बिना हलाला के वो सेकंड मैरिज नहीं कर सकता है। यही बात इस केस में कही गई थी। ख्यार उल बुलुग क्या होता है, ख्यार उल बुलुग क्या होता है, अभी मुस्लिम विधि में जो है, मुस्लिम विधि में व्यक्ति का जो जीवन काल है 3 पार्ट में बांटा गया है। ऐसे भी 3 पार्ट में बांटा गया है
क्या होता है पहले बच्चा, उसके बाद क्या होता है चाइल्ड, एडल्ट, और उसके बाद ओल्ड होता है। उसी तरीके से मुस्लिम लॉ में भी बांटा गया है सगीर, इसका एज क्या रखा गया है 7 ईयर्स से कम। जो 7 ईयर्स से कम हो उन्हें क्या कहा जाता है सगीर, शरीर। इसमें कौन से आएंगे 7 से ज्यादा और 15 से कम, 15 वर्ष तक नहीं, 15 से कम नहीं, 15 ईयर्स तक, वर्ष तक। और बुलुग में क्या हो गया 15 ईयर्स से ऊपर के लोग आते हैं। तो इस तरीके से 3 पार्ट में बांटा गया है। अब ख्यार उल बुलुग क्या होता है, अगर किसी की शादी कब कर दी गई हो 7 साल से 15 साल से पहले, ख्यार उल बुलुग का एज क्या माना जाता है मुस्लिम लॉ में 15 ईयर्स। शादी निकाह इन सब का एज मुस्लिम में क्या माना जाता है 15 ईयर्स, ठीक है। पहले किसी एज में कर दिया गया हो 6 ईयर में, 7 ईयर्स में, 4 ईयर्स में, 5 ईयर्स में, तो वो बच्चा क्या कर सकता है 18 ईयर्स से पहले, अगर किसी की शादी मान लीजिए 7 ईयर्स में ए है, इसकी शादी जो है, इसका निकाह कब कर दिया जाता है 7 ईयर्स में, ठीक है। तब ये ए के बड़ा होता है, जब ये ए 18 ईयर्स का होता है, ये क्या हो जाएगा जब 18 ईयर्स का होता है तो उसके पास राइट हो जाता है, किस चीज का राइट, यह निकाह को खत्म करने का, निरस्त करने का, उसे निकाह निरस्त करने का राइट हो जाता है। क्योंकि वह उस वक्त क्या था बालिग नहीं था। इसे ही ख्यारुल बुलुग कहा जाता है, ठीक है। एक का निकाह 7 ईयर्स में कर दिया गया, और यहाँ की पुबर्टी कब मानी गई है मुस्लिम लॉ में कब मानी गई है 15 ईयर्स। और 15 ईयर्स से पहले किसी बच्चे की शादी कर दी जाती है, निकाह कर दिया जाता है, तो वह 18 ईयर्स कंप्लीट होने पर वह उसे राइट मिल जाता है कि वह या चाहे तो निकाह को कायम रखे या तो उसे खत्म कर दे, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं ख्यारुल बुलुग कहते हैं। यहां याद रखिएगा, यहाँ पे पुबर्टी 15 ईयर्स मानी जाती है, लेकिन निकाह को निरस्त जब करना हो तो यहाँ की पुबर्टी नहीं मानी जाएगी, 18 ईयर्स मानी जाएगी। इसे ही इस कंसेप्ट को ख्यारुल बुलुग कहते हैं। एक और विवाह था जो छूट गया था, मुता मैरिज, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। मुता मैरिज क्या होता है मैरिज, ये कंसेप्ट मैरिज का सिर्फ शिया के असना असारिया में ही फेमस है। असना असारिया, असना असारिया जो संप्रदाय है उसी में मुता मैरिज की जाती है, ठीक है। मुता मैरिज क्या होता है, इसमें एक टाइम फिक्स की जाती है, टाइम फिक्स की जाती है, चाहे वो 2 ईयर्स हो, 4 ईयर्स हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 15 हो, 18 हो, कुछ भी हो, उस टाइम के बीच में मान लीजिए कि मुता मैरिज क्या, आज मैरिज हम लोग कर रहे हैं और हम लोग साथ कब तक रहेंगे 15 ईयर्स तक। तो अब 15 ईयर्स कंप्लीट होने पर यह मुता मैरिज जो है वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसे ही मुता मैरिज कहा जाता है।
हालांकि इसमें निकाह जब होगी तो सिंपल जैसे निकाह होता है उसी का सारा किया जाएगा, लेकिन इसमें अवधि जो होती है, जैसे निकाह में कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, लेकिन मुता मैरिज में टाइम पीरियड फिक्स कर दिया जाता है, उसे ही मुता मैरिज कहा जाता है। इस पर एक फेमस केस है आपका एस एम हुसैन वर्सेस राजम्मा, एस एम ए हुसैन वर्सेस राजम्मा। इसमें कहा गया कि अगर विवाह की निकाह की अवधि निश्चित नहीं की जाती है, अगर कोई टाइम ही पीरियड फिक्स ना किया गया तो यह क्या माना जाएगा? सिंपल निकाह माना जाएगा। सिंपल निकाह। जहां टाइम पीरियड फिक्स हुआ वो क्या हो जाएगा? मुता मैरिज हो जाएगा। अगर एक और फेमस केस है, यहां से हटाती हूं, यहां देखिए ख्यारुल बुलूक तो हो गया, यहां देखिए एक और केस है शहजादा खानम वर्सेस फख्र जहां। इस केस में कहा गया था कि अगर मुता मैरिज में अगर कोई मुता मैरिज करता है और जो टाइम है वह लाइफ टाइम फिक्स करता है, अपना जो टाइम पीरियड फिक्स कर रहा है वह लाइफ टाइम फिक्स करता है, तो यह मुता मैरिज नहीं माना जाएगा। यह क्या माना जाएगा? सिंपल निकाह ही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ तो पूरी लाइफ ही खत कवर कर रही है ना, और ये कुछ टाइम के लिए किया जाता है। अब हम लोग मेहर देखते हैं। मेहर क्या होता है? मेहर क्या होता है? वह धनराशि होती है। मेहर क्या होता है? एक धनराशि होती है या संपत्ति होती है, जिसे पत्नी निकाह द्वारा निकाह पर प्राप्त करती है। ठीक है। मेहर कितने टाइप का होता है? एक हो गया अनस्पेसिफाइड मेहरे मिस्ल, इसको कहा जाता है अनस्पेसिफाइड। अनस्पेसिफाइड या अनउल्लेखित। ठीक है। एक होता है निश्चित मेहरे मुसम्मा, मेहरे मुसम्मा। यह क्या होता है? स्पेसिफाइड होता है। स्पेसिफाइड हो गया। इसको अनुल्लिखित, इसको क्या कहेंगे? उल्लेखित कहेंगे, जिसका उल्लेख किया गया हो। यह कितने टाइप का होता है? यह दो तरह का हो जाता है। एक हो जाएगा तत्काल, तत्काल दे, इसे कहा जाता है मेहरे मुअज्जल। एक होता है स्थगित,
ये तत्काल दे और स्थगित आपको नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है मेन ये नाम, मेहरे मुअज्जल और मेहरे मुअज्जल। मुअज्जल, ठीक है। इसको डेफर्ड भी कहा जाता है। डेफर्ड मीन्स स्थगित, तत्काल दे यानी प्रॉम्प्ट। मेहर मिस्ल क्या होता है? ऐसा होता है जिसमें निकाह के वक्त मेहर का कोई जिक्र ना किया गया हो या उसका उल्लेख न किया गया हो या उसमें कोई धनराशि निश्चित न की गई हो। तत्काल दे क्या होता है? जो मांग पर दे होती है। मेहरे मुशम्मा कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, तत्काल दे मेहरे मुअज्जल और मेहरे मुवज्जल। एक में आ है, एक में वा है। यह क्या होती है? यह तत्काल दे होती है और ये डेफर्ड होती है, बाद में दे होती है। किसी घटना के घटित होने पर होती है, किसी घटना के घटित होने पर डिपेंड होती है, घटित होने पर दे होती है और यह तुरंत दे होती है। मेहर की विषय वस्तु क्या होती है? मेहर की विषय वस्तु कुछ भी हो सकती है, धनराशि हो सकती है, कुरान की शिक्षा हो सकती है, ठीक है। एक और इस पर एक मेहर पर एक फेमस केस है, मुसम्मात, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। मुसम्मात फातिमा वर्सेस फातिमा बीवी वर्सेस लालदीन। इस केस में कहा गया था कि अगर किसी माइनर का निकाह किया जाता है और जो पिता है, जो माइनर का फादर है, तो वह खुद को भुगतान ये धनराशि देने के लिए बाध्य होगा, ठीक है। माइनर बाध्य नहीं होगा। ऐसे हस्बैंड होता है, लेकिन अगर वह माइनर है तो कौन लायबल होगा? फादर लायबल होगा उसका। नेक्स्ट टॉपिक है तलाक। कितने टाइप का तलाक होता है? तलाकुल हसन और तलाकुल बिद्दत। तलाकुल सुन्नत जिसे कहा जाता है, तलाकुल बिद्दत। बिद्दत वाला तो खत्म हो गया है। सुन्नत में हम लोग देखते हैं 2 टाइप के होते हैं, अहसन, सेकंड हसन, खुला, मुबारक, तलाक तफवीज, तलाक तफवीज, ज़िहर, कितने टाइप के हुए? हसन, अहसन, खुला, मुबारक, तलाक तफवीज, ज़िहर और एक होता है इला। इला यहाँ लिखती हूँ, इला। इतने टाइप के मुस्लिम विधि में
तलाक के बारे में बताया गया है। अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा सबको डिस्कस कर लेते हैं। एक और होता है न्यायिक तलाक, जिसे कैसे कोर्ट के थ्रू लिया जा सकता है, उसके बाद में करेंगे। तलाक हसन क्या होता है? इस तलाक में तलाक की घोषणा एक बार की जाती है। घोषणा सिर्फ एक बार की जाती है। जिस दिन घोषणा की गई उसके 3 आफ्टर, जिस दिन घोषणा की गई उसके 3 माह बाद क्या होता है? तलाक इररिवोकेबल हो जाएगा, तलाक अविखंडनीय। मतलब इसको अब खंडित नहीं किया जा सकता। कितने? 3 मंथ। 3 मंथ के अंदर अगर हस्बैंड चाहे, कौन? हस्बैंड, तो हस्बैंड चाहे तो इसको कैसे वापस ले सकता है? एक्सप्रेसली, एक्सप्रेस करके, बोल करके। ठीक है। आफ्टर 3 मंथ ये क्या हो जाएगा? अविखंडनीय, इरिवोकेबल हो जाएगा। ठीक है। अब तलाक को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। हसन में क्या होता है? घोषणा जो है वो 3 बार की जाती है। तलाक की घोषणा 3 बार। कब कब? हर 1 महीने में। जैसे कि इसमें मान लीजिए कि कोई 3 बार 3 मंथ में हर 1 महीने में एक बार कोई उच्चारित करता है। जैसे कि किसी ने जनवरी में, मान लीजिए किसी ने जैन में अपनी वाइफ को बोल दिया कि मैं जाओ, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। फिर फेब में फिर से उसी बात को रिपीट कर देता है। फिर मार्च में फिर से उसी बात को रिपीट कर देता है। ठीक है। तो ये आफ्टर क्या हो जाएगा? 3 घोषणा के आफ्टर। जैसे ही ये अब यहां पर जैसे मार्च में, अब यहां देखिए कि ये जिस दिन बोला उसके आफ्टर 3 मंथ, यहां आफ्टर 3 मंथ नहीं होना है। यहां पर क्या होना है? जैसे इसने तीसरी बार बोला वैसे ही तलाक क्या हो जाएगा? अविखंडनीय, मतलब कि इरेवोकेबल हो जाएगा। यहां पर अंतर यह है, डिफरेंस दोनों में यह है कि जिस दिन बोला गया उसके आफ्टर 3 मंथ बाद यह प्रभावी होगा तलाक, और यहां पर पहली बार बोला नहीं प्रभावी होगा, दूसरी बार बोला नहीं बोला, लेकिन तीसरी बार यह प्रभावी हो जाएगा, तलाक उसी वक्त हो जाएगा। इसमें आफ्टर 3 मंथ का टाइम नहीं दिया जाता है। ठीक है। हसन पर एक केस है, गुलाम, ये सिर्फ हसन का है। गुलाम मोहिनुद्दीन वर्सेस खिजेर। इस केस में क्या कहा गया था कि क्रमागत, मतलब कि क्रम में 3 घोषणा होना आवश्यक है। क्रमागत 3 घोषणाएं होना आवश्यक है, होना आवश्यक है। अब इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि कंटिन्यू, अगर जैन में बोला गया, फिर फेब में बोला गया, फिर मार्च में बोला गया। अब कोई जैन में बोलता है, ठीक है, कि मैं तुम्हें तलाक देता हूं, ठीक है, फिर फेब में स्किप कर देता है, उसको फिर मूड चेंज हो जाता है कि मुझे अब तलाक नहीं देना है, ठीक है, 2 महीने सही रहता है, फिर उसका मूड चेंज होता है, फिर कहता है अब नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ, ठीक है, अब मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। फिर मार्च में जाके या अप्रैल में जाकर के फिर से तलाक दे देता है। फिर उसको लगता है कि नहीं मुझे साथ रहना है, मुझे डिवोर्स नहीं देना है, ठीक है, फिर वो क्या करता है, फिर सही से रहता है, फिर मई में ना दे करके क्या करता है, फिर जून में दे देता है। तो
ये अनकंटिन्यूअस होता रहा, कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तलाक प्रभावी नहीं होगा, ठीक है। क्रमागत मतलब कि जैन, फरवरी, फेब, मार्च, कंटिन्यू 3 मंथ में होना चाहिए। अगर बीच में कोई मूड चेंज होने के बाद अगर उसको स्किप करता चला जाता है तो फिर वो ये कोई नहीं कह सकता है कि मैंने तुम्हें दे दिया जून में, अब मेरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर कोई हस्बैंड अगर कहता है कि मैंने 3 बार तो दे दिया, लेकिन तुमने कंटिन्यू कहाँ दिया, कंटिन्यू तुमने कहाँ दिया, है ना। यहाँ क्योंकि जब तुमने जनवरी में तुमने डिवोर्स दिया तो तुमको फेब में भी देना चाहिए था, मार्च में देना। तुमने फेब और मार्च में तुम्हारा मूड चेंज हो गया, तुमने कहा कि अब नहीं हम लोग साथ रहते हैं। फिर अप्रैल में फिर लड़ाई झगड़े हुई है, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हुई, फिर अप्रैल में फिर दे दिया, फिर उसको मई में फिर दोनों में सुलह हो जाती है कि हम लोग को साथ रहना, फिर जून में उसको फिर गुस्सा आता है। तो इस तरीके से ये तलाके हसन नहीं होगा, ये नहीं माना जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है तलाकुल बिद्दत। तो पता है तलाकुल बिद्दत को बैन कर दिया गया है। सायरा बानो केस में तलाकुल बिद्दत को बैन कर दिया गया है। खुला क्या होता है, खुला में क्या होता है, खुला में वाइफ को राइट मिलता है, वाइफ का राइट होता है कि वह हस्बैंड से तलाक ले ले। इसमें तलाक देने का फर्स्ट प्रपोजल या फर्स्ट प्रस्ताव बोलिए या फिर फर्स्ट एक्टिव बोलिए कि कौन लेना चाह रहा, तो इसमें वाइफ लेती है, ठीक है, और हस्बैंड नहीं देना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर वाइफ को राइट होता है कि वो अपने हस्बैंड से तलाक ले ले, इसको खुला कहा जाता है। उसके बदले में हस्बैंड को कुछ अगर उसकी डिमांड होती है कि मुझे कुछ रकम चाहिए तो उसके बदले में वाइफ को देना पड़ता है, ठीक है। अपोजिट होता है यहाँ पर। मुबारक क्या होता है, मुबारक पारस्परिक सहमति से, ये मुबारक पारस्परिक सहमति से, पारस्परिक सहमति से, पारस्परिक सहमति से दोनों हस्बैंड, इसमें कौन होगा, हस्बैंड को भी रजामंद होगा यहाँ, प्लस वाइफ भी, दोनों चाहते हैं कि हम लोग दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए, ठीक है। इला क्या होता है, इसमें क्या होता है, हस्बैंड जो है 4 मंथ तक वाइफ्स के साथ अपना कोहैबिटेशन कहते हैं उसे, सहचर्य को प्रत्याहृत कर लेता है, मतलब साथ नहीं रहता है, वाइफ के साथ नहीं रहता है, कोहैबिटेशन नहीं करता है, ठीक है। साहचर्य जीवन जो जीते हैं लोग हस्बैंड और वाइफ शादी के बाद, उसको खत्म कर देता है। तो आफ्टर 4 मंथ इला के अकॉर्डिंग तलाक हो जाएगा। जिहर में क्या होता है, जिहर अभी तलाके तफवीज, तलाके तफवीज में हस्बैंड जो है अपना तलाक कर देने का राइट है, किसका, तलाक देने का राइट वाइफ को दे देता है, राइट वाइफ को दे देता है। तफवीज, तलाके तफवीज में हस्बैंड किसको दे देता है, वाइफ को दे देता है। इस पर एक लीडिंग केस है, इसको नोट कर लीजिएगा। मीर अली जान केस का नाम है, मीर जान अली वर्सेस मैमूना बेगम। इस केस में क्या हुआ था, वाइफ जो है अपने मैके चली जाती है और कहती है कि अगर 90 डेज के अंदर
इसमें वाइफ जो है मैमूना बेगम जो है अपने मायके चली जाती है और कहती है कि अगर 90 डेज के अंदर तुम अगर मुझे लेने नहीं आओगे तो तलाक तफवीज हो जाएगा। ठीक है। हस्बैंड बेचारा हस्बैंड बेचारा क्या करता है, 90 डेज के अंदर लेने जाता है, 90 डेज के अंदर उसे लेने जाता है। ठीक है। लेकिन वाइफ आने से मना कर देती है। वाइफ आने से मैमूना बेगम जो है ये आने से क्या करती है, इनकार कर देती है, रिफ्यूज कर जाती हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी और तलाक तफवीज को इस्तेमाल करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ तलाक तफवीज नहीं हो सकता क्योंकि हस्बैंड ने 90 डेज के अंदर तुम्हें लेने गया था। ठीक है। ये बहुत फेमस केस है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जीहर क्या होता है? जीहर, ये जीहर यहां लिखती हूं, जीहर जीहर में हस्बैंड जो है अपनी वाइफ की तुलना ऐसे रिलेशन से करता है जो कि निश्चित संबंधों में यानी प्रोहिबिटेड रिलेशन में आता है। पत्नी की तुलना प्रोहिबिटेड रिलेशन यानी निश्चित संबंधों में करता है, जैसे कि तुम बिल्कुल मेरी माँ की तरह हो या बिल्कुल तुम मेरी बहन की तरह हो, निश्चित संबंधों में करता है और उसे वैसा फील करता है कि आज से तुम मेरी मम्मी जैसी हो, मेरी माँ हो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जीहर के अकॉर्डिंग तलाक हो जाएगा। ठीक है। और हस्बैंड सिर्फ कहने से ही नहीं होता है कि सिर्फ एज ए एग्जाम्पल दिए, ठीक है, कि मेरी वाइफ बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह केयर करती है, यहाँ पे ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। ठीक है। ये नहीं। अब क्या करता है, वाइफ के साथ रहना, उठना बैठना, बातचीत करना, ठीक है, एज ए हस्बैंड वाइफ उसको बिल्कुल अलग कर देता है। ठीक है। उसको मम्मी की तरह ट्रीट करने लगता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जीहर माना जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हस्बैंड को एक बार कहता है उसके बाद उसको होश आता है कि नहीं मैंने गलत कह दिया है, तो मेरी मम्मी ही, मान लीजिए किसी का माइंड होता है कभी कभी कुछ करते रहते हैं, ठीक है, तो ऐसे में अगर वह प्रायश्चित करता है तो प्रायश्चित करने के बाद ये तलाक नहीं माना जाएगा। ठीक है। इसमें प्रायश्चित में वो क्या कर सकता है, 60 उसे फास्टिंग रखनी होगी, कितने दिन की, ऐसे भी सिंपली तौर पर ये हस्बैंड नहीं छूट पाएंगे। ठीक है, कि मैंने कह दिया और हो गया। फास्टिंग अब उनको रखनी पड़ेगी टोटल 60 डेज की, 2 महीने की उनको फास्टिंग रखनी पड़ेगी, या गुलाम, पहले गुलाम होते थे उनकी मुक्ति देनी पड़ेगी इस तरीके से, या गरीबों को खाना खिलाना पड़ेगा, इस तरीके से उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। लास्ट है लियान। लियान में क्या होता है, लियान में पति जो है इसमें क्या करता है, पति जो है हस्बैंड अपनी वाइफ के ऊपर पर पुरुष गमन का आरोप लगाता है। पर पुरुष गमन का आरोप लगाता है। ठीक है। लेकिन सिर्फ आरोप लगाने से ही यहाँ पर ये तलाक नहीं हो जाएगा, उसके लिए कोर्ट में जाकर के कोर्ट की डिग्री लेनी होगी, यानी कि उसको इस अपनी वाइफ के कैरेक्टर को कोर्ट में प्रूफ करना होगा। सिर्फ ऐसे नहीं कि उसके ऊपर ये इल्जाम लगा दिए या उसके ऊपर ये आरोप लगा दिए और लियन का इस्तेमाल कर लिए कि मेरी वाइफ का ऐसा कैरेक्टर है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए फिर हस्बैंड को कोर्ट जाकर के उसे प्रूफ करना होगा, उसके बावजूद ये लियन के थ्रू डिवोर्स होगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है भरण पोषण।
जिसको कहा जाता है नफका। उर्दू वर्ड इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि पूछता है भरण पोषण को क्या कहा जाता है, नफका कहा जाता है। ठीक है, इस पर तो लीडिंग केस आपको पता ही है, शाहबानो, वाइफ के लिए शाहबानो, शाहबानो का केस इस पर लीडिंग केस है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है संरक्षता। संरक्षता संरक्षता जो है वो 3 टाइप्स की होती है, एक विवाह, एक संपत्ति और एक हिजानत। एक फर्स्ट हो गया विलायते जबर। विलायते जबर ये संरक्षक किस चीज के होते हैं, विवाह के, मैरी कराने के लिए। सेकंड है विलायते नफ्स, नफ्स को हिजानत भी कहा जाता है। हिजानत यानी देख रेख। तीसरा है विलायते माल, यानी संपत्ति की देख रेख, संपत्ति के संरक्षक। ठीक है, मुस्लिम विधि में संरक्षक कौन हो सकता है, इसको हम लोग देखते हैं। विवाह के संरक्षक को पहले देखते हैं। ठीक है, विवाह में कौन संरक्षक हो सकता है इसको बाद में लिखते हैं। ठीक है, विवाह के संरक्षक, विलायते जबर का मतलब विवाह के संरक्षक है। कौन विवाह, किसको विवाह करने की राइट है, कौन विवाह करवा सकता है, विवाह के संरक्षक कौन हो सकता है। सबसे पहले सुन्नी, अलग अलग विधि में अलग अलग है। ठीक है, सुन्नी विधि में किसको राइट है, सुन्नी विधि। पहले तो पिता को, अगर पिता के बाद पितामह को यानी दादा को, उसके बाद भाई या प्रीतकुल के अन्य सदस्य। फिर 4th नंबर पे माता आएगी, फिर 5th नंबर पे मातृकुल के अन्य सदस्य के सदस्य, अन्य सदस्य। तो विवाह करने के सबसे पहले राइट किसको है, हिजानत किसके पास है, संरक्षता पिता के बाद, उसके बाद पितामह को है। ठीक है, और शिया विधि में क्या है, शिया विधि में पिता और पितामह को ये राइट होता है। ठीक है, शरीर की संरक्षता, शरीर की संरक्षता किसके पास होती है, माता के पास होती है, माता के पास। ठीक है, शिया और सुन्नी दोनों विधियों में। ठीक है, जानत का अधिकार शिया और सुन्नी विधि में दोनों में माता के पास होता है।
माता के न रहने पर, अगर माँ लाइव नहीं है, माता के न रहने पर, मदर के ना रहने पर सुन्नी में किसको ट्रांसफर हो जाता है? सुन्नी। माँ की माँ में यानी कि नानी। सेकंड है पिता की माँ यानी दादी। थर्ड है सगी बहन। फोर्थ है सहोदर बहन। फिफ्थ है सहोदर, सगी बहन की लड़की। सिक्स्थ है सहोदर बहन की लड़की। फिर मौसी, उसके बाद बुआ। ठीक है। और शिया विधि में यहीं पे लिख देती हूँ। शिया में माता के पश्चात ना रहने में पिता को, और पिता के पश्चात पितामह में। और पितामह के ना रहने पर जो संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त करे उसे, जो संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त करे। यानी संपत्ति के जो भी अन्य उत्तराधिकारी हैं उनके में ये निहित हो जाता है। शरीर की संरक्षिता पर एक फेमस केस है, केस उसे नोट डाउन कर लीजिए। मुशम्मात हैदरी। वर्सेस जावेद अली। इस केस में तय किया गया कि हिजानत का अधिकार माता के पास तब तक रहता है तब भी रहेगा जब तक उसे तलाक दे दिया गया हो, तब भी माँ के पास ही उसका हिजानत का राइट माँ ही को है। नेक्स्ट है अभिस्वीकृति। अभिस्वीकृति क्या कहा जाता है इसे? इकरार ए नसब। नाम इसलिए लिखवा रही हूँ कि ये पूछता है अभिस्वीकृति को क्या कहा जाता है? इकरार ए नसब। अब इकरार ए नसब क्या होता है? इसमें किसी बच्चे की पैदाइश जो होती है वो डाउटफुल होती है कि वो औरस है या जारज है। मान लीजिए कि ये ए है, ये पैदा होता है, तो इसकी जो पैदाइश है यह क्या है? डाउटफुल होती है कि यह औरस है या जारज, औरस या फिर जारज। तो क्या किया जाता है? अभिस्वीकृति। अब इसकी पैदाइश जो है वो डाउटफुल है। क्या है? डाउटफुल। डाउटफुल। डाउटफुल है कि यह औरत है या जारज। तो सेकंड व्यक्ति जैसे कि बी आकर के एक्सेप्ट करता है। बी क्या करता है? बी एक्सेप्ट करता है कि ए मेरा पुत्र है। क्या कहलाती है? अभिस्वीकृति। यह अभिस्वीकृति है। अभिस्वीकृति करता है, अभिस्वीकृति है ना।
कहलाती है। यानी वह इकरार किया, एक्सेप्ट किया कि मैं ही इसका फादर हूं। ठीक है, किसने? बी ने, जिसे ही इकरारे नसब कहा जाता है। लेकिन इसके कुछ कंडीशन दिए गए हैं। ठीक है, कौन कौन सा कंडीशन है उसे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो यह भी स्वीकृति जो है वह या तो एक्सप्रेस भी हो सकती है, एक्सप्रेस, या इम्प्लाइड भी हो सकती है। ठीक है, अभी स्वीकृति और कंडीशन कौन कौन सा है उससे देख लेते हैं। किन कंडीशन में ही अभी स्वीकृति की जा सकती है। सबसे पहले तो मुस्लिम होना चाहिए, स्वीकृतिकर्ता को मुस्लिम होना चाहिए। किसको? किसको मुस्लिम होना चाहिए? स्वीकृतिकर्ता को। जो स्वीकृतिकर्ता को मुस्लिम होना चाहिए। दोनों के बीच युक्त एज का डिफरेंस होना चाहिए। एज डिफरेंस रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, थर्ड है दोनों के बीच, ए और बी के बीच जो स्वीकृतिकर्ता या एक्सेप्टर जो है, स्वीकृतिकर्ता और स्वीकृत करने वाले और स्वीकृत करने वाले होने वाले बच्चे के बीच वैध संबंध होने चाहिए। बच्चे के बीच वैध संबंध होना चाहिए। संबंध जो है वह वैध होना चाहिए। यानी प्रोहिबिटेड ये नहीं कि इसका प्रोहिबिटेड रिलेशन आता हो, ये बी जो है ए के प्रोहिबिटेड रिलेशन में आता हो और कह दे कि मैं इसका फादर हूं, तो वह अभी स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। ठीक है, और एक और है कंडीशन है कि वह खुद एक्सेप्ट करता है कि इसके मम्मी के साथ मेरा निकाह जैसा कुछ रिलेशन रहा है। निकाह संबंधी सारी शर्तें पूरी की गई हो, मतलब कि निकाह किया हुआ हो। जीना की जो बच्चे जीना के होते हैं, यानी कि जो बच्चे जारज होंगे वो उनकी अभी स्वीकृति नहीं की जा सकती। इस चीज को याद रखिएगा। जो वैलिड है उसकी ही अभी स्वीकृति की जा सकती है, इनवैलिड बच्चों की नहीं की जा सकती। नेक्स्ट टॉपिक है हिब्बा। हिब्बा क्या होता है? बिना प्रतिफल के, बिना प्रतिफल के अपनी संपत्ति को या संपत्ति के स्वामी द्वारा अपनी संपत्ति को किसी और को अंतरित करना। बिना प्रतिफल के किसी अन्य को अंतरित करना। अंतरित करना यानी हिबा मतलब गिफ्ट। बिना कोई प्रतिफल के, बिना किसी कंसिडरेशन के अपनी जो संपत्ति का स्वामी है, जो ऑनर है, वो अपनी प्रॉपर्टी किसी और को देता है तो उसे मुस्लिम लॉ में हिबा कहा जाता है। इसे अलग अलग विधिशास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। ठीक है, हिबा के लिए क्या क्या जरूरी है इसको एक बार देख लेते हैं। आवश्यक शर्त क्या है? हिबा की घोषणा होना जरूरी है। हिबा की घोषणा। सेकंड है हिबा की स्वीकृति, यानी कि स्वीकृति, जिसको गिफ्ट दिया गया उसको स्वीकृति, वो उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है और उस पर कब्जा होना जरूरी है। जो हिबा की गई उस पर कब्जा, कब्जे का परिधान, कब्जा का परिधान, तभी हिबा फुलफिल होगी। ठीक है,
एक और इस पर फेमस केस है, उसको नोट डाउन कर लीजिए। जितनी ज्यादा हो सके केसेस आपको देने की कोशिश करें, क्योंकि आजकल के एग्जाम में केसेस से ही क्वेश्चन पूछने का नया ट्रेंड बन चुका है। तो हमें केसेस ज्यादा से ज्यादा याद होना चाहिए। इलाही शमसुद्दीन वर्सेस जैतून मकबूल। इस केस में क्या कहा गया कि हिबा की वैधता के लिए हिबा की वैधता के लिए रजिस्ट्रेशन का होना जरूरी नहीं है। होना आवश्यक नहीं है। इस केस को नोट डाउन कर लीजिएगा। आवश्यक नहीं है, सिर्फ कब्जे के परिणाम से ही हिब्बा फुलफिल हो जाएगी। अब इसमें है लोग, इसका तो आप शॉर्ट थोड़ा सा समझा दे रही हूँ आप लोग को। हिब्बा का जाहिर सी बात है, हिब्बा जो करता है वो कैसा होना चाहिए, स्वच्छित होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, ये मुस्लिम होना चाहिए। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, स्वीकृतिकर्ता को अस्तित्व में होना चाहिए, अस्तित्व में होना चाहिए, जरूरी है। ठीक है, हिबा की वैधता के लिए उसकी आयु मानसिक का कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अस्तित्व में होना जरूरी है। लेकिन एक और कंडीशन है, गर्भस्थ शिशु को भी हिबा किया जा सकता है, जो अभी पैदा नहीं हुआ है, अनबॉर्न चाइल्ड को हिबा किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है, 6 मंथ के अंदर उसे पैदा होना चाहिए, अंदर उसकी पैदाइश होनी चाहिए। ठीक है, इस केस को आपने नोट डाउन कर लिया होगा। यहाँ थोड़ा सा इसको डील से बता दूं, गर्भस्थ शिशु को अंदर पैदा होना जरूरी है। अगर पैदा नहीं होता है तो हिबा नहीं मानी जाएगी, हिबा वैलिड नहीं होगी। ठीक है, अगर यहीं पर एक और कंडीशन है, अगर बच्चा पैदा होने से पहले, ठीक है, हिबाकर्ता की मृत्यु हो जाती है, तो भी हिबा जो है वो हिबा वैलिड नहीं होगा। देने वाला ही मर गया तो उसकी जिंदगी में इसको पैदा होना जरूरी है। ठीक है, अगर हिब्बा ये मान लीजिए कि ये है, ठीक है, ये हिब्बा किसको करता है, गर्भस्थ शिशु को। ठीक है, ये तो वैलिड हो गया। ठीक है, लेकिन ऐसे बच्चे को करता है जो अभी गर्भ में भी ना आया हो। ठीक है, ऐसे बच्चे का जो उससे ऐसा बच्चा जो गर्भ में ना आया हो, हिब्बा नहीं किया जा सकता, हिब्बा नहीं हो सकता। ठीक है, ए है, बी है, ऐसे बच्चे को हिब्बा करना चाहता है जो अभी गर्भ में भी ना आया है, तो ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड। ये क्या होगा, वैलिड। लेकिन कंडीशन क्या है, क्यों, उसको 6 मंथ के अंदर पैदा होना चाहिए और हिब्बाकर्ता की लाइफ में ही उसको पैदा होना चाहिए। ठीक है, उसकी मृत्यु के बाद पैदा होने पर उसे वो हिब्बा नहीं मिलेगा। हिब्बा जो है अवयस्क व्यक्ति को भी किया जा सकता है। यहाँ और लिखती हूँ, हिब्बा किसको किया जा सकता है, हिब्बा किसको किया जा सकता है, मैं वो पॉइंट्स को समझा रही हूँ। ठीक है, जो अस्तित्व में है, जो गर्भस्थ से जो 6 माह के अंदर पैदा हो गया जिसके, ठीक है, ऐसा बच्चा जो गर्भस्थ में ना हो उसे नहीं किया जा सकता। अवयस्क को किया जा सकता है, यानी कि
माइनर को हिब्बा वैलिड है। ठीक है, लेकिन इसके भी कुछ कंडीशन है। इसके भी कुछ कंडीशन है। कौन कौन सा? निम्न व्यक्तियों और कोई निम्न संबंध में ही व्यक्तियों को किया जा सकता है, यानी कि उसके फादर द्वारा नियुक्त संरक्षक को ही किया जा सकता है। ठीक है, हिबा के प्रकार देख लेते हैं। दो टाइप का होता है, हिबा बिल एवाज, दूसरा है हिबा बिल शर्तुल एवाज। इसमें हिब्बा किसी एवज के बदले में किया जाता है, यानी कि हिब्बा तभी दी जाएगी जब मान लीजिए ये है, बी को क्या कहता है कि हम तुमको हिब्बा करेंगे अपना घर, ठीक है, लेकिन उसके बदले में तुम मुझे अपना, मान लीजिए कि ये बी का गाड़ी है, ठीक है, कार है, ठीक है, कार दोगे तब, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से जैसे ही ये इसमें इन्हें बी को हिब्बा करने का वादा करता है, क्या? अपना मकान, कि मैं तुम्हें अपना मकान वाद दे दूंगा अगर तुम मुझे अपनी कार देते हो, तो ठीक है। तो ये क्या है, हिब्बा बिल एवज है, ठीक है। ये शर्तुल एवज में क्या होता है, इसमें शर्त रखी जाती है। हिब्बा बिल शर्तुल एवज में शर्त रखी जाती है। ये जो है, ये जब हिब्बा पूर्ण होती है तो वह विक्रय का रूप ले लेती है, तो विक्रय सेल बन जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रतिफल के रूप में वस्तु संपत्ति दिए जाने की पूर्ववर्ती शर्त के साथ हिब्बा दिया जाता है। इसमें जो है, इसमें कंडीशन बाद में रखा जाता है देना, और इसमें शर्त पहले रखी जाती है। समझ में आ गया? जैसे कि अब इसको ए है, कहता है, बी को कहता है कि अगर तुम मुझे अपना कार दोगे तब मैं तुम्हें अपना बाइक दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, शर्तुल एवज। इसमें दो हिब्बा होती है और इसमें एक होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है वक्फ। इसमें मान लीजिए ये है, ये अपनी प्रॉपर्टी जो है चाहता है कि गरीबों में दे दूं, तो ये अपनी संपत्ति को क्या कर सकता है, वक्फ कर सकता है। वक्फ क्या है, वाक्य स्वामित्व जो है इसी के पास रहेगा, ठीक है, स्वामित्व इसी के पास रहेगा, लेकिन इससे जो इनकम आ रहा है वो गरीबों में बांट रही है, क्या हो जाएगा, वक्फ हो जाएगा। वक्फ क्या होता है, स्वामित्व में संपत्ति क्या हो जाती है, ये संपत्ति जो है, अब ये ए है, ये अपनी प्रॉपर्टी गरीबों में दे देना चाहता है कि इससे जितनी भी इनकम आए गरीबों में इस्तेमाल हो। तो ये जो प्रॉपर्टी का जो स्वामित्व है, स्वामित्व किसमें चला जाता है, खुदा में, स्वामित्व खुदा में निहित हो जाता है, ठीक है। वक्फ में स्वामित्व संपत्ति को रोक के रखने का एक ऐसा राइट है, संपत्ति को क्या है, इसने रोक के रखा है, लेकिन ये गरीबों की मदद के लिए की जा रही है और इसका खुद का ये मालिक नहीं होता है, ठीक है। अब वही है, वक्फ कौन कर सकता है, जो वक्फ करता है उसे वाकिफ कहते हैं, जो करता होता है, जो वक्फ करता है उसे वाकिफ कहा जाता है। स्वीकृति जो करता है उसे मौकूफ कहा जाता है, ठीक है। जो रिटर्न की जाती है वक्फनामा होता है।
मुतवली कौन होता है? जो प्रॉपर्टी के, एक और इसमें टर्म है मुतवली। मुतवली कौन होता है? ऐसा व्यक्ति होता है जो इसके उद्देश्यों की पूरी करता है। ऐसा व्यक्ति जो वक्फ के उद्देश्यों की, जिस उद्देश्य से वक्फ किया गया है, वक्फ के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी किस उद्देश्य से की गई? गरीबों की मदद करने के लिए। तो अब ये जो मुतवली है उसका काम क्या होगा? इससे जो इनकम आए वो गरीबों में बांटना, ये इसका काम हो जाएगा। ठीक है। वक्फ की कुछ विशेषता है। वक्फ की विशेषता क्या है? शाश्वतता जो है, अंतरणीय हो जाती है। अब वो ट्रांसफर प्रॉपर्टी जो है अंतरणीय हो जाती है। अप्रतिसंहरणीय हो जाता है, रिवोकेबल नहीं हो रह जाता है। फोर्थ है पूर्णता। ठीक है। शाश्वतता क्या है? शाश्वतता क्या है? सीमित अवधि की वक्फ नहीं की जा सकती है। ठीक है। सीमित अवधि के लिए इसका मतलब हुआ कि कुछ टाइम के लिए, साल 2 साल के लिए वक्फ नहीं किया जा सकता। वक्फ नहीं किया जा सकता, यह पूरी टाइम होती है, अंतरणीय हो जाती है। प्रॉपर्टी अब दोबारा आपके हाथ में नहीं आएगी, ये खुदा के हाथ में इसका स्वामित्व चला गया। अब आप इसको रिवोक नहीं कर सकते कि मैं वक्फ नहीं करूंगा। ठीक है। पूर्णता का क्या है? वक्फ का सृजन बिना किसी शर्त के होने चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए, कोई शर्त नहीं होना चाहिए। ठीक है। सक्षम होने के लिए पता है, जो वाकिफ हो, मुस्लिम होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए, स्वशिक्षित होना चाहिए, और एक और कंडीशन है, वक्फ गैर मुस्लिमों को किया जा सकता है। ठीक है। वाकिफ मुस्लिम होना चाहिए, लेकिन वक्फ गैर मुस्लिम को किया जा सकता है। यानी कि जो गरीबों को प्रॉपर्टी बांटी जा रही है, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ मुस्लिम हो। किसी भी गरीब, मतलब यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, उसमें सारे गरीब आ गए, नॉन मुस्लिम भी आएंगे। ठीक है। विषय वस्तु क्या होगी? जाहिर सी बात है, चल या अचल संपत्ति ही होगी, कुछ भी हो सकता है जो आपके पास प्रॉपर्टी में आती है। हक शुफा क्या होता है? उसको लास्ट टॉपिक को देख लेते हैं। हक शुफा, हक शुफा क्या होता है? हक शुफा ऐसा राइट होता है जिसमें अचल संपत्ति, मान लीजिए ये है अपनी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति, सी को सेल करता है। क्या करता है? सी को सेल करता है। बी क्या कर सकता है? इस पे ऑब्जेक्शन डाल सकता है, क्योंकि ए और बी क्या है? पड़ोसी हैं। ए और बी क्या है? पड़ोसी हैं, नेबर है। ठीक है। अब ये अपनी प्रॉपर्टी सी को बेचता है, बी ऑब्जेक्ट कर सकता है कि ये प्रॉपर्टी सी को ना बेच करके मुझे बेची जाए। ठीक है। तो इसी राइट को हक शुफा का राइट कहते हैं। ऐसा अधिकार होता है संपत्ति किसी अन्य को बेची गई विक्रय की संपत्ति को ये क्रय कर सकता है। ठीक है। किसी अन्य की अचल संपत्ति को स्वयं क्रय करने का राइट होता है। अगर ये बेच भी चुका है, ये नहीं कि अभी बेचने की सोच रहा है, ये बेच भी चुका है, तब भी ये उसको बी को राइट है कि वो उसको कैंसिल करा दे, इस सेल को कैंसिल करा के खुद इसको राइट है। ठीक है। इसे हकशुफा का राइट कहा जाता है। ठीक है। हकशुफा का राइट। इसके लिए सबसे जरूरी है 3 घोषणा होना जरूरी है। हकशुफा के लिए कौन कौन सी घोषणाएं होती है?
ऐसा नहीं है कि आप चुपचाप से बैठे रहिएगा। जैसे कि इसके लिए मेन कंडीशन क्या है, ए ने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, उसको अब यहाँ नहीं रहना है, ठीक है, सी को बेच दी, ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं डालता है, तो आप बैठे बैठे आपको ये प्रॉपर्टी सी वापस नहीं मिल जाएगी, आपको ऑब्जेक्शन डालना जरूरी है, ठीक है। तो घोषणा करना जरूरी है, अपने राइट घोषणा करना जरूरी है, ठीक है। क्यों, कौन कौन सी 3 घोषणाएं की जाएगी, ठीक है। शुफाए शरीक, तलबे, फर्स्ट है तलबे तमलीक मुबाशिबत, मुबाशिबत, इसमें क्या होता है, तुरंत घोषणा करनी होती है, तुरंत। जैसे आपको पता चला कि ये अपनी प्रॉपर्टी बी को बेचने वाला है, तो तुरंत आपको घोषणा करनी है। ये नहीं कि आप देखेंगे कि मेरे पास इतना पैसा है कि नहीं इसकी प्रॉपर्टी खरीदने का, मेरे पास इतना पैसा है, पैसे का इंतजाम करने के बाद आप इसको तलब नहीं कर सकते हैं, ये आपकी राइट खत्म हो जाएगी। ये बात किस में कहा गया है, जफरन खान वर्सेस जब्बर नीच में। जब्बर नीच, इस केस में कहा गया घोषणा जो है वह तुरंत होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड घोषणा का नाम है तलब मुबाशिबत, हो गया फर्स्ट। सेकंड हो गया तलब ए इशहाद, इसमें सेकंड टाइम घोषणा करनी पड़ती है, दूसरी घोषणा। जरूरी नहीं है कि घोषणा का कुछ प्रूफ रखा जाए, ठीक है। तीसरी घोषणा तलबे तमलीक, इसका मतलब होता है अपने अधिकार के प्रवर्तन के लिए वाद दायर करना। कौन कौन लोग हक शुफा के अधिकारी होते हैं, किनको राइट होता है, ये ऐसे कौन से लोग हैं जो हक शुफा का मांग कर सकते हैं। फर्स्ट शुफा ए शरीक, सेकंड शुफाए खलीत, थर्ड है शुफाए जार, ठीक है। शुफाए शरीक में अपने कौन से लोग आते हैं, अपने लोग आते हैं, मतलब रिलेशन के लोग आते हैं, ठीक है, अपने रिलेशन। शुफाए शरीक उत्तराधिकारी, यानी कि रिलेशन मतलब यहाँ पर उत्तराधिकारी लिखना ज्यादा बेटर रहेगा, उत्तराधिकारी। ठीक है, इसमें इस वर्ग में कैसे लोग आते हैं, इसमें सुविधा भोगी, जैसे कि ए बी को अपना प्रॉपर्टी सुविधा भोगी, उसी रास्ते से और बी दोनों एक ही रास्ते से गुजरते हैं, ठीक है, ये रास्ता है। अब बी अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, लेकिन अगर कोई तीसरा आता है तो इसको प्रॉब्लम होगी, तो इसको क्या कहा जाएगा, सुविधा भोगी, जिसको सुविधा हो, ठीक है। तीसरा है पड़ोसी, संयुक्त स्वामी के, संयुक्त संपत्ति के स्वामी, संयुक्त संपत्ति के स्वामी, ठीक है।
इसमें एक और केस है यहाँ पर, बिशन सिंह वर्सेस रमजान। इसमें कहा गया कि हकशुफा के लिए मुस्लिम होना आवश्यक है। हक शुफा के लिए मुस्लिम होना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये मुस्लिम लॉ कंप्लीट होता है। आपका जो बच गया, एक वसीयत बच गया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। बाकी जितने भी मेन टॉपिक थे उसको मैंने कवर करा दिया है, थोड़े बहुत जो छूटे होंगे उसे आप लोग देख लीजिएगा। इसी तरीके से मैं रिवीजन वाइज जितने भी टॉपिक है उन सबको रिवीजन कराऊंगी। और आप MCQ सॉल्व करना चाह रहे हैं तो मेरा ये नंबर शो कर रहा है 8851903516, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। या अगर आप MCQ सॉल्व करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो मुझे ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसे आप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करके आपको हेलो कहना है, हेलो करके आपको कहना है कि मैम मुझे MCQ सॉल्व करने के लिए PDF चाहिए, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल करा दूंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अगर आपने अभी तक मेरे चैनल लॉ एंड जीके अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले टाइम पे मैं आपको APO के एग्जाम से रिलेटेड जितने भी है सारे रिवीजन कराने वाली हूँ। और फिर सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे MCQ सॉल्व कराने वाली हूँ, हर एक पेपर का, चाहे वो जीके हो या फिर लॉ पेपर हो। तो इसके लिए आप मेरे चैनल लॉ एंड जीके अकेडमी से जुड़े रहिए। चलिए अब मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।